तारीख़ के तलबा का इस क्लास में खैर मकदम है। ये जो पेपर है 1707 से लेकर 1950 तक हिंदुस्तान की तारीख़, इसके हम लोग 4 यूनिट कवर कर चुके हैं और पिछली क्लास में हम लोगों ने जो लेक्चर्स हुए उसमें हिंदुस्तान में बरतानवी नौआबादियात जो कायम हुई उसके बारे में हम लोगों ने ज़िक्र किया और उस नौआबादियात के इस्तेहकाम के लिए क्या कोशिशें बरतानवी हुकूमत द्वारा के ज़रिए की गई, इस पे भी तफसील से गुफ्तगू हो चुकी है। आज का जो टॉपिक है वो यूनिट 5 है और इस यूनिट 5 में 1857 की बगावत रिवोल्ट ऑफ 1857 से मुताल्लिक़ हम लोग तफसीली गुफ्तगू करेंगे और इस बगावत का तफसीली जायज़ा लेंगे। ये जो बगावत है इसके ऑब्जेक्टिव्स मकसद में अगर हम जाएं तो इस टॉपिक का जो मकसद है वो ये है कि 1857 की बगावत के असबाब का पता लगाना। दूसरा ये है कि मुख्तलिफ वाक़यात और तनाज़ात और लोगों के मुख्तलिफ तबक़ात के साथ साथ इनके जो रहनुमा हुए उनके किरदार के बारे में भी जानने की कोशिश हमारी रहेगी। बगावत की नाकामी हुई और इस नाकामी की वजूहात का तयन करना भी इस हमारा मकसद है। इसके असरात को समझना और बगावत की नौइयत के बारे में राय कायम करना, इसको भी हम देखेंगे। और मई जून 1857 और इसके बाद के महीनों के दरमियान बगावत की पेशरफ्त क्या हुई, इसके बारे में भी हम जायज़ा लेंगे। और सितंबर 1857 में दिल्ली पर कब्ज़े के बाद भी बगावत की शिद्दत क्या थी वो भी हम देखेंगे और वो इदारे जो बागियों ने तैयार किए इसका भी जायज़ा लिया जाएगा और बरतानवी हुकूमत के ज़रिए क्या कोशिशें हुई इस बगावत को दबाने के लिए, इस पे भी हम ध्यान मरकूज़ करेंगे। इसके अलावा 1857 के बाद जो ज़री ताल्लुकात हैं उसकी तंजीम नौ क्या की गई, इस पे भी गुफ्तगू होगी। शहजादों और मुसलमानों के बारे में नौआबादियाती पॉलिसी, कॉलोनियल पॉलिसी टुवार्ड्स प्रिंसेस एंड मुस्लिम्स क्या थी, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। अगर देखा जाए तो बरतानवी हुकूमत से आज़ादी हासिल करने में 1857 की बगावत एक सुनहरा बाब है और ऐसा इसलिए कह सकते हैं हम कि बरतानवी सल्तनत की बुनियाद को इसने हिलाकर रख दिया। शुरुआत के दिनों में जो एक सिपाही की बगावत थी वो धीरे धीरे किसानों को, आम आदमी को, सिविल पॉपुलेशन को, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने अंदर शमूलियत कर लेती है और शुमाल हिंदुस्तान के ज़्यादातर खित्तों में इसका असर देखने को हमें मिलता है। इसलिए कुछ लोगों ने इसे नेशनल रिवोल्ट, कौमी बगावत कहा, तो किसी ने इसे जंग आज़ादी की, यौम आज़ादी की, ये आज़ादी की पहली जंग कहा, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हम बगावत की वजूहात पर नज़र डालेंगे कि आखिर क्या वजूहात थे जिन वजूहात ने सिपाहियों को ही नहीं बल्कि जो किसान थे, जो आम आदमी थे, उनको भी बगावत में शामिल कर दिया। पहला था एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पेजेंट्री, किसानों का इस्तेहसाल। बरतानवी सरकार ने ऐसी पॉलिसी को अपनाया, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी को, चाहे वो परमानेंट सेटलमेंट हो, रेतवाड़ी हो, महलवाड़ी हो, हर सेटलमेंट जो था वो ज़्यादा से ज़्यादा जागराना था,
जहाँ तक परमानेंट सेटलमेंट इस्तिमरारी बंदोबस्त की बात की जाए, इसने किसानों की जो मौरूसी मिल्कियत थी, मौरूसी हुकूक थे ज़मीन के ऊपर, जो बरसों से वो उसको उनको हासिल था, इसने इसे ख़त्म कर दिया। जो लोकल ज़मींदार थे और जो रेवेन्यू कलेक्टर्स थे, उनको जो प्रॉपर्टी राइट्स है ज़मीन में दिया गया, जो उनके वफादार रहे। जो काश्तकार थे, उनको एक मामूली किराएदार की हैसियत दी गई। जो नए लैंडलॉर्ड्स थे, उनको भी मुकम्मल हुकूक नहीं दिए गए, और इनको जो लगान वसूल करते थे उसका 10/11 हिस्सा उनको सरकारी खजाने में जमा करना पड़ता था, और अगर वो ऐसा नहीं करते थे तो उनकी प्रॉपर्टी को, उनकी मिल्कियत को बेच दिया जाता था। परमानेंट सेटलमेंट के अलावा जितने भी बाकी सेटलमेंट थे, चाहे महलवाड़ी हो, रेतवाड़ी हो, कोई भी हो, तो वो इससे बेहतर नहीं थे। किसान को उसकी जो सलाहियत थी उससे ज़्यादा लगान देना पड़ता था, चाहे सूखा का सामना करना पड़े 5 साल का, या बाढ़ जैसी मुश्किलें सामने आ जाए, तो उसे साहूकारों से ऊंची शरह पर, सूद की शरह पर कर्ज लेकर के जो लगान था वो देना पड़ता था। तो इन हालात ने किसानों को इस तरह मकरूज कर दिया कि धीरे धीरे अपनी जमीन को उन्हें साहूकारों के हाथों में बेचनी पड़ी। जो किसान थे उन पर भी छोटे छोटे अफसरान जो थे वो उन पर जबर करते थे, और उनसे छोटे छोटे बहानों को लेकर के उनसे जबरन वसूला करते थे। जब ये किसान अदलिया का सहारा लेना चाहते थे तो अदलिया भी इनका साथ नहीं देती थी। तो इस तरह से कहा जाए कि जो छोटे अफसर्स थे, अदलिया था, जो साहूकार थे, उनके बीच में एक ऐसा गठजोड़ था जिसमें कि किसान पिसता चला जा रहा था, वो नाउमीद होता चला जा रहा था, और इस इंतजार में था कि कोई ऐसा मौका आए कि इस पूरे निज़ाम को बदल दिया जाए। दूसरी वजह थी प्रिंसली रियासतों का इल्हाक, एनेक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। जो देसी रियासतें थीं जैसे अवध, इसको 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने इस बिना पर उसका इल्हाक कर लिया कि नवाब वाजिद अली शाह इसकी हुकूमत, इसका इंतज़ाम ठीक ठाक नहीं कर रहे हैं। इसके पहले 1856 के पहले देखा जाए तो सतारा को 1848 में और नागपुर और झांसी को 1854 में डलहौजी ने इल्हाक कर लिया था। और ऐसा इसलिए कि इन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कि अगर आपका कोई कुदरती वारिस नहीं है, अपना जानशी नहीं है, तो आप किसी को गोद लेकर के उसको जानशी नहीं बना सकते और उसको अपना वारिस नहीं बना सकते। इस बिना पर सतारा और नागपुर, झांसी को ये इन रियासतों का इल्हाक लॉर्ड डलहौजी ने कर लिया था। ये जो पॉलिसी थी बरतानवी पॉलिसी, इससे झांसी की रानी हो या बेगम ऑफ अवध हो, अवध की बेगम, सब लोगों के दिलों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की चिंगारी सुलगने लगी। इसके अलावा बरतानवी सरकार ने नाना साहब, जो कि पेशवा बाजीराव दोम के गोद लिए हुए बेटे थे, उनको पेंशन देने से इनकार कर दिया, जिसने कि हालात को और ज्यादा नाजुक बना दिया। अवध का जो इल्हाक किया गया बरतानवी सल्तनत में, तो उससे जो वहाँ के फौजी थे, जो कि बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी फौज में शामिल हुए थे, वो बहुत ज़्यादा मुतनफ़िर हुए, इसलिए कि अवध के इलाके से बहुत सारे लोग नौकरी की तलाश में फौज में
शामिल हुए थे। एक और वजह थी, वो है परदेसी हुक्मरानी, एलियन रूल। चूंकि बरतानवी हुकूमत परदेसी थी, वो हिंदुस्तान के अंदर मकबूल नहीं हो पाई और कभी भी हिंदुस्तानियों के साथ अपने आप को एक साथ नहीं कर पाई। और जो हिंदुस्तान के जो ऊपरी तबके के लोग थे, उनको भी ये तौहीन की नजर से देखते थे। हिंदुस्तान में ये बसने के लिए नहीं आए थे, बल्कि इनका वाहिद मकसद था, वो था ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना। इसीलिए हिंदुस्तानियों को इनके साथ, यानी अंग्रेजों के साथ, कभी भी मोहब्बत नहीं हुई। जहां तक सिपाहियों पर असरात की बात है, इम्पैक्ट ऑन सिपाहीज, तो जो जारहाना पॉलिसी ईस्ट इंडिया कंपनी अपना रही थी, उससे जो यहाँ की किसानों का तबका था, वो गरीब से गरीबतर होता चला गया। और ऐसा होने से सिपाहियों पर भी इसका असर हुआ। चूंकि ज्यादातर सिपाहियों ने जब ज़रूरी आमदनी कम होने लगी, तो अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए उन्होंने मिलिट्री सर्विस को ज्वाइन किया था। उसके बावजूद इनकी तनख्वाह बहुत ही कम थी, 7 से 9 रुपये की क्या हैसियत महाना, और उसी में उसे अपने खाना, अपना यूनिफॉर्म और आने जाने का खर्च, सब चीज पूरा करना पड़ता था। और कहा जाता है कि जो यूरोपीय फौजी थे, उनके जो कंटिजेंट थे, उनको मेंटेन करने का जो कॉस्ट था, वो उनके मुकाबले में, हिंदुस्तानियों के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा था। यानी हिंदुस्तानी फौजियों को मेंटेन करना 1/3 खर्च में ही हो जाता था। इसके अलावा बरतानवी फौजी अफसरान भी हिंदुस्तानियों के साथ बुरा बर्ताव करते थे। बार बार उन्हें उनकी तौहीन की जाती थी और इनकी तरक्की के मौके भी फौज में बहुत ही कम थे। अगर बहुत ज्यादा खुश होते तो उनको तरक्की दे करके इनको सूबेदार तक बनाया जा सकता था। लेकिन जो अंग्रेज सिपाही आते थे, उसको रातों रात इनसे ज्यादा तनख्वाह दी जाती थी और ऊंचे ओहदों पर फायज किया जाता था। एक और बात थी, वो था मजहब का खतरा, थ्रेट ऑफ रिलीजन। जो फौजी लोग थे और आवाम लोग थे, सिविलियंस, उनके बीच में ये बात सामने आने लगी कि हमारे मजहब पर बरतानवी लोगों ने खतरा लाहक कर दिया है। ऐसा इसलिए कि ईसाई मिशनरीज जो थे, वो मजहब तब्दील करने की कोशिश बराबर कर रहे थे और जोश खरोश के साथ वो काम कर रहे थे। ऐसा होने से लोगों के जहन में बराबर खतरा लाहक हो रहा था और ऐसी मिसालें भी मिल रही थी कि हिंदुस्तानियों को क्रिश्चियन बनाया जा रहा था, ईसाई मजहब में दाखिल किया जा रहा था और सरकारी खर्च पर गिरजाघरों को मेंटेन किया जा रहा था और जो ईसाई मिशनरी थे, उनकी हिफाजत तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस को भी लगाया जाता था। जो फौज में हिंदुस्तानी सिपाही थे, उनको कास्ट मार्क्स जो थे, जाति सूचक जो भी थे, जात से ताल्लुक जो भी मार्क थे, वो 1856 में एक एक्ट के जरिए उन पर बंदिश लगा दी गई और उनको कि वो आप नहीं पहन सकते हैं। और ये भी कहा गया कि आप अगर को तकर्रुरी के बाद अगर जरूरत पड़ी तो आपको हिंदुस्तान से बाहर भी अपनी सर्विसेज देनी होंगी। इसी बात पर 1824 में बैरकपुर के 47वें रेजिमेंट के सिपाहियों ने, जब उनसे कहा गया कि आप बर्मा समुद्र के रास्ते से चलिए, तो उन्होंने मना कर दिया। ऐसा इसलिए कि मजहब में, हिंदू मजहब के मुताबिक समुद्र को पार करना ये मजहब के बरखिलाफ था। और
उसका रिएक्शन क्या हुआ रद्द-ए-अमल कि ब्रिटिश ने इस रेजिमेंट पर पाबंदी लगा दी और कुछ जो उनके सरबराह थे उनको सजाए मौत भी दी गई। 1844 में इसी सवाल पर 7 बटालियंस 7 बटालियन जो थे वो बगावत किए थे कि उनकी सैलरी, उनके अलाउंसेस बहुत कम मिल रहे हैं। 1839 से लेके 1842 के बीच में जो बरतानिया और अफगानिस्तान के बीच में जंगें हुई, उसमें भी सिपाहियों ने कोशिश की कि अंग्रेज़ों की मुखालफत करें, बगावत करें। इसकी पहले भी मिसालें हमें मिलती हैं, जब 1831 में गोंड लोगों ने, 1855-56 में संथाल लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की थी। 1857 में ऐसे हालात पैदा हुए जब मिलिट्री और सिविल के लोग दोनों ने मिलकर के बगावत की और बरतानवी हुकूमत को एक जबरदस्त चैलेंज दिया। इस सिलसिले में मंगल पांडे का नाम लिया जा सकता है, जो कि बैरकपुर में मिलिट्री छावनी में थे और उन्होंने 29 मार्च 1857 को बरतानवी अफसर पर हमला कर दिया, लेकिन उनको पकड़ लिया गया और फांसी की सजा दी गई। और उसके एक महीने से कम ही वक्फे में 24 अप्रैल को जो थर्ड नेटिव कैवेलरी था, घुड़सवारों का दस्ता तीसरा, जो कि मेरठ में हेडक्वार्टर उनका था, वो उनको जब कहा गया कि आप ग्रीस कैट्रिजेस, ऐसी कारतूस जो इनफील्ड राइफल में इस्तेमाल की जाती थी, जिसमें कि कहा जाता था कि गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी, ये लोगों का मानना था, और उसको दांत से काटना पड़ता था। दांत से काट करके तब उसको उस गोली का इस्तेमाल राइफल में, इनफील्ड राइफल में किया जा सकता था। तो इन लोगों ने रिफ्यूज किया कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो 85 लोगों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और 9 मई को इनको 10 साल के लिए कैद की सजा सुनाई गई। इस रद्द-ए-अमल के तौर पर बाकी जो हिंदुस्तानी सिपाही थे वो बगावत कर देते हैं 10 मई को, और पूरा के पूरी फौजी टुकड़ी बगावत कर देती है और बगावत करने के बाद अपने साथियों को छुड़ा लेते हैं और बरतानवी अफसरान को कत्ल कर दिया जाता है और फिर आगे दिल्ली की तरफ मार्च करने की कोशिश की जाती है। अगले स्लाइड में आप देख रहे हैं, यही मंगल पांडे हैं जो कि फांसी के फंदे पर झूल गए हुब्बुल वतनी के खातिर। अब हम देखेंगे कि बगावत का ज़हूर किस तरह से हुआ, इमरजेंस ऑफ द रिवोल्ट। जब ये लोग बढ़े आगे तो आसपास के जो लोग थे, कंट्री साइड के लोग थे, गांव के लोग थे, उन्होंने जो मिलिट्री के बाजार थे उनको लूट लिया। जो बरतानवी अफसरान के बैंगलो थे उस पर भी हमला बोला। जो दिल्ली के आसपास गुज्जरों की अच्छी खासी आबादी थी, उन गांवों से गुज्जर दिल्ली आए और दिल्ली आने के बाद जो हिंदुस्तानी सिपाही थे उनके साथ, फौजियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बगावत में शिरकत की। जो मौसलात के निज़ाम थे, टेलीग्राफ, उनके तारों को काट दिया गया। जो घुड़सवार थे अंग्रेज की, जो वार्निंग मैसेज को लेकर के दिल्ली तक जाते थे, उसको रोकने की कोशिश की गई। जैसे ही फौजी मेरठ से दिल्ली पहुंचते हैं, पूरा का पूरा गैरिसन जो दिल्ली में था वो भी रिवोल्ट कर जाता है और बागियों के साथ मिल जाता है। उसी वक्त बहादुर शाह जफर जो आखिरी मुगल बादशाह था, उसको ये बागी अपना हुक्म तस्लीम करते हैं, इंपीरियर ऑफ इंडिया, शहंशाह हिंदुस्तान तस्लीम करते हैं। 24 घंटे के अंदर, जो कि एक मामूली सा सिपाहियों की बगावत थी, वो एक पूरी तरह सियासी बगावत की शक्ल अख्तियार कर लेती है। और अगले 1 महीने में हम देखते हैं कि पूरी की पूरी बंगाल आर्मी बगावत कर देती है
पूरा शुमाली हिंदुस्तान, शुमाल मगरबी हिंदुस्तान, यहाँ के सारे लोग बरतानवी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर डालते हैं। जब आर्मी में बगावत होती है, फौज में, तो पुलिस और जो लोकल इंतजामिया थी वो भी, उसका भी निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। और इस बगावत के साथ शहरों में भी बगावत होती है, और जो गांव के जो उनके जो मज़ाफ़ात थे, कंट्री साइड, वहाँ भी बगावतें होती हैं। जो आसपास के गांव थे वहाँ के किसान भी बगावत करते हैं, और जो ज़मींदार हैं और उन जो साहूकार हैं, नए ज़मींदार हैं, उनके खिलाफ बगावत करते हैं। और जिन लोगों ने इन किसानों को ज़मीन से बेदखल कर दिया था, और साथ ही साथ ये लोग, ये बागी जो हैं, वो गवर्नमेंट सरकारी जो रिकॉर्ड हैं, जो आपके साहूकारों के जो बही खाते हैं, उनको भी बर्बाद कर देते हैं। इसके साथ जो आवाम थी वो अदलिया को भी नहीं छोड़ती है, लॉ कोर्ट्स पर भी अटैक होता है, रेवेन्यू ऑफिसर्स जो हैं उस पर भी अटैक होता है, थाना जो है, पुलिस थाने, उस पर भी अटैक किया जाता है, और जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं उनको भी जला दिया जाता है। इन लोगों ने जो बागी थे, उन्होंने कोशिश की कि नौआबादी इक़्तिदार की जितनी भी अलामतें हैं उन अलामतों को ख़त्म कर दिया जाए। जो आसपास के गांव के लोग थे वो लोग आर्मी को, फौज के लोगों को, जो जिन्होंने बगावत की थी, उनको खाना खिलाने का जिम्मा उन्होंने लिया, और जो बरतानवी फौज थी जो उनको चलने के लिए आती थी, उनको गलत तरह की इंफॉर्मेशन देते थे ताकि वहां तक नहीं पहुंच सकें। जो वेस्ट हिंदुस्तान था, सेंट्रल इंडिया, वहाँ के जो हुक्मरान थे वो बरतानिया के वफादार बने रहे, लेकिन उनकी जो फौज थी वो बगावत करती है और बागियों का साथ देती है। हजारों ट्रूप्स इंदौर के, वो इंदौर में बगावत करते हैं और बागी फौजियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई करते हैं। ग्वालियर की 20,000 फौज तांतिया टोपे, रानी और झांसी से जाके मिल जाते हैं। पूरे शुमाली हिंदुस्तान में, वेस्ट हिंदुस्तान में ब्रिटिश इक़्तिदार जो है, ब्रिटिश की जो ताकत है, वो सिर्फ आगरा और लखनऊ के शहरों तक सिमट जाती है। इस बगावत में हमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी, एकता देखने को मिलती है बागियों के बीच। जितने भी बागी थे, वो हिंदू हों या मुस्लिम, सभी ने बहादुर शाह जफर की क़यादत को तस्लीम किया और चलो दिल्ली का नारा दिया। वो साथ लड़े, साथ मरे, और जहाँ भी वो पहुँचे हिंदुओं के सेंटिमेंट्स उनके का ध्यान रखते हुए कॉ स्लॉटर को, गौकशी को बंद कर दिया गया। जून के पहले हफ्ते तक बगावत जो हुई वो बहुत सारे इलाकों में फैल गई, जैसे अलीगढ़, मैनपुरी, बुलंदशहर, इटावा, मथुरा, लखनऊ, बरेली, कानपुर, झांसी, मुरादाबाद और सहारनपुर जैसे इलाके बागियों के अंदर आ गए। जून के वस्त तक और सितंबर 1857 तक ग्वालियर में मऊ, सियालकोट और बिहार के दानापुर, हजारीबाग, रांची, भागलपुर के इलाकों में भी बगावत फैल गई, और नागौद और जबलपुर जो सेंट्रल इंडिया में था वहाँ भी बगावत फैल जाती है। सितंबर अक्टूबर तक ये बहुत ही जाहिर हो चुका था कि जो बगावत हुई है वो बगावत नर्मदा नदी के शुमाल तक ही महदूद थी, और जो धुरी थी बगावत की वो गंगा की नदी और दिल्ली और पटना के बीच जो जीटी रोड था उसके बीच ही सिमटी हुई थी। जहां तक फौज की बगावत की बात है, रिवोल्ट ऑफ द आर्मी, तो गंगा से लेकर के सहारे वो मेरठ और दिल्ली तक, वहां तक पहुंचे, और अलग अलग स्टेशनों के बीच में एक टाइम गैप था ताकि जो दूसरी जो नजदीक की छावनी है
वहाँ के जो सिपाही हैं उनको खबर मिल पाए और वो भी बगावत कर सके। जैसे ही दिल्ली के कैप्चर की बात हुई, जो आवाम थी वो भी बगावत को आमादा हो गई और लखनऊ का जो एरिया था वो भी मई के आखिर तक बागियों के कब्जे में आ जाता है। ये जो बगावत थी इसमें कहीं कहीं हमें कोऑर्डिनेशन भी नजर आता है, चूंकि जो रेजिमेंट्स थे उनके जो एक्शंस थे, उनका जो अमल था वो कहीं न कहीं से कोऑर्डिनेट हो रहा था। हालांकि ये कहां से हो रहा था इसका पता करना बहुत मुश्किल है। जो एक पैटर्न था, एक तरतीब था बगावत का, उसमें था कि बरतानवी जो गोरे लोग थे उनके जो घर थे उनको निशाना बनाया गया, उनके खजानों को निशाना बनाया गया, उनकी जेलों को निशाना बनाया गया और अवध में जो हिंदुस्तानी फौजी थे उन्होंने डिक्लेयर किया कि तिरंगा राज, सिपाही राज हमारा आ गया है, अब हमारी राज होगी। जहां तक अवाम की बगावत का ताल्लुक है, रिवोल्ट ऑफ द पीपल, तो 1856-57 के मौसम सरमा में ये आपका जो जाड़े का मौसम था उसमें हम देखते हैं कि एक गांव से दूसरे गांव चपातियां जाती थी और कहा जाता है कि शायद इसके जरिए एक मैसेज जाता था कि आने वाला कोई बहुत बड़ी तबाही सामने आने वाली है। और ये जो ग्रीस कैटरीज वाला मामला था, चर्बी लगी हुई कारतूस का मामला, इसकी जो अफवाह थी ये फैली। इसके अलावा ये भी अफवाह फैली कि आटे में हड्डी का चूर मिला हुआ है और ये भी अफवाह थी कि क्रिश्चियनिटी को क्रिश्चियन मिशनरीज काफ़ी काम कर रहे हैं और इनको लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है। ये सारी जो बातें थी इससे आवाम बरतानवी हुकूमत के खिलाफ हो गई और रिवोल्ट करने पर, बगावत करने पर आमादा हुई। लोगों ने, जो आम आदमी था, उन्होंने सरकार पर हमला किया, जो बनिया था उसकी मिल्कियत पर हमला किया, उन्होंने सदर स्टेशंस थे उस पर हमले किए। इनका जो अटैक था, एक तरतीब था, जो पैटर्न था, वो लगभग एक सा था और टैक्स जो कलेक्टर्स थे, कोर्ट के जो अफसरान थे, पुलिस लोग थे, बनिया थे, इन सबको इन्होंने तरतीबवार निशाना बनाया। आवाम ने जो इनके खजाने थे उनको लूटे, जो ये आपके कैदी थे उनको आज़ाद कराया, जो बरतानवी बंगले थे उनको आग के हवाले कर दिया। और ये बात सही है कि जो पॉलिटिकल कंसिडरेशन था, सियासी जो बातें थी, वो तो इनकी प्रायोरिटी तो थी ही, लेकिन वो जो इक़्तिसादी वसाइल थे इनको भी बर्बाद करने से नहीं चूके। जैसे कि कोटा का में कोयला का खदान था, वहाँ पे भी हमले हुए और जो बरतानवी फौज बुलंदशहर नौ के जरिए नहर पास से जाना चाहती थी, उनके रास्तों को भी उन्होंने बंद किया, बर्बाद कर दिया। बहुत सारे बागियों ने रेलवे पर भी अटैक किया और बहुत सारी जो कारखाने थे यूनाइटेड प्रोविंस में उस पर भी हमले हुए, जहाँ के गरीब किसान वो अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए ये मुनहसर थे। जो रिवोल्ट हुआ, बगावत हुआ, वो उसमें जो बागी लोग थे उनके बीच में जो यकजहती थी, सॉलिडरिटी थी, वो बहुत ही अहम थी। और इन बागियों को बरतानवी हुकूमत कोशिश तो करती थी कि किसी तरह से इनको मालियाती इनामात दे करके अपनी तरफ कर लिया जाए, लेकिन इन्होंने ऐसा होने नहीं दिया और हिंदू मुस्लिम कार्ड्स भी बर्बाद चला गया, क्योंकि यहाँ पर कौमी यकजहती हमें देखने को मिलती है। इस
अगले स्लाइड में आप देख रहे हैं कि लखनऊ में जब सिपाहियों ने बगावत की तो उनके साथ आम लोग भी उन बगावत में शामिल हो गए और बरतानवी फौज पर हमले कर दिए। जो बगावतें हुई सिर्फ बगावत ही तक नहीं रह गई, बल्कि बागियों ने बागी इदारे, रेबल इंस्टीट्यूशंस भी कायम किए और बरतानवी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के बाद इन्होंने जो इदारे बनाए उसमें क्या हुआ कि दिल्ली पर जो कब्जा हुआ इनका, उसके बाद एक खत जो आसपास के रियासतें थीं उनको भेजे गए, खासकर राजस्थान में, और उनकी मदद मांगी गई। दिल्ली में एक कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर सेटअप किया गया जिसमें कि 10 मेंबरान थे, इसमें 6 आर्मी से होने थे और 4 जो है दूसरे महकमा से, और कोई भी फैसला मेजॉरिटी से होना था। ऐसे जो इदारे थे दूसरे मराकज़ पर भी कायम किए गए और अवध में कुछ जो ब्रिटिश कदर हैं वो एक नाबालिग थी, उनको क्राउन प्रिंसेस बनाया गया। ब्रिटिश की और ये वाक़या तब हुआ जब 30 जून 1857 को चिन्हट की लड़ाई में बरतानवी फौज की हार होती है। उसके बाद ब्रिटिश कदर को जो एक नाबालिग थी उसे वहाँ की कमान सौंप दी जाती है अवध की। जो बागी थे उन्होंने कुछ कंडीशंस भी रखे थे, शराइत भी, कि दिल्ली से जो भी हुक्म आएगा उसकी तामील करेंगे। वजीर जो होगा वो फौज के लोग सेलेक्ट करेंगे। आर्मी के जो अफसरान होंगे उनको आर्मी से की मर्जी से ही तकरीर उनकी की जाएगी। अवध के जो बागी थे वहां भी एक ढांचा बनाया गया जिसमें कि 2 अलग अलग बॉडी बनाई गई। एक जो था अफसरान का था, अफसरों का था, और दूसरा कोर्ट अफसरान का था कि जो कि ऑर्गेनाइजेशन और पेमेंट्स को देखते थे। मिलिट्री सेल भी था जिसमें कि सिपाही थे, बागी जो फौजी थे और कोर्ट के अफसर थे। इस तरह से 2 डिसीजन मेकिंग बॉडी हुई। जो बागी थे उसमें कहीं कहीं पर फूट भी हमें नजर आती है, जैसे कि ब्रिटिश कदर और मौलवी अहमदुल्ला के बीच कुछ तनाज़ो था, अवध में नजर आता है। लेकिन फिर भी कोशिश ये किया गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन किया जाए, एक सेम्बलेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, और कोशिश ये भी की गई कि जो फौज है उनको बाकायदा तनख्वाह दी जाए, चाहे जेवर को सिक्कों में कन्वर्ट करके, या जो ताल्लुकदार हैं उनको कहा जाए कि लगान की माफी कर दें। जो नौआबादियत की रियासत थी, कॉलोनियल स्टेट थी, इसने दबाव और जबर की पॉलिसी अपनाई, सप्रेशन एंड रिप्रेशन की पॉलिसी, और इस बगावत को दबाने के लिए लंदन से 39,000 फौजें मंगवाई गई और नवंबर तक 37 पानी जहाज में लद करके फौजें हुगली तक पहुंच गई। अगस्त के वस्त तक आरा, गया, हजारीबाग, इन सब जगह जो बगावत थी उसको अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। दिल्ली पर अंग्रेजों ने 21 सितंबर को कब्जा किया और इसमें के काफी लोग मारे गए। अवध में लखनऊ इन पर काफी फोकस इनका रहा और एक एस्टिमेट के मुताबिक, एक जो तखमीना है कि लगभग लखनऊ को कैप्चर करने में 1.5 लाख लोगों की मौत हुई, जिसमें कि 1 लाख सिविलियंस थे, आम आदमी थे। लखनऊ 1858 में बरतानवी इक़्तिदार में आ जाता है और वहां से जो बागी थे वो दूसरे इलाकों में मुंतकिल हो जाते हैं। सितंबर अक्टूबर 1858 तक जो बागी हैं वो फिर दोबारा ऑर्गेनाइज करने की अपनी कोशिश करते हैं और ये चाहते हैं कि अंग्रेजों को वहां से खदेड़ डालें अवध से।
और कोशिश इनकी होती है, लेकिन ये कामयाबी इनको नहीं मिलती है। जो बगावत के रहनुमा थे उनमें रानी ऑफ झांसी की रानी का नाम सबसे ऊपर है, चूंकि वो एक लड़ते हुए जून 1858 में शहीद हो जाती हैं। नाना साहेब जो आखिरी पेशवा थे, बाजीराव दो के लड़के गोद लिए हुए, वो कानपुर में बगावत करते हैं और लास्ट में उन्हें मजबूरन नेपाल में जाकर के पनाह लेनी पड़ती है 1859 में। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर के ज़मींदार थे, जो पहले शाहाबाद का इलाका था, तो शाहाबाद में जगदीशपुर एक इलाका है, वहाँ के ज़मींदार थे। वो उन्होंने भी बगावत की, बगावत का झंडा बुलंद किया और उनकी काफ़ी कुर्बानियाँ हैं। इन्होंने आजमगढ़ और गाज़ीपुर को अपना मरकज़ बनाया और लड़ते हुए 1858 में के मई में शहीद हो जाते हैं। अवध की बेगम हज़रत महल वो भी बहुत बहादुरी से लड़ती हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें नेपाल में पनाह लेनी पड़ती है। मौलवी अहमदुल्ला जो कि अवध और रोहिलखंड के आसपास बगावत का अलम बुलंद करते हैं, वो भी आखिरी दम तक लड़ते हुए रहते हैं और 1858 में लड़ते हुए उनकी मौत हो जाती है। तांतिया टोप जो हैं वो कालपी में, ग्वालियर में वहाँ लड़ाई करते हैं और जून 1858 में नर्मदा क्रॉस करते हैं और वहाँ उनको कैप्चर कर लिया जाता है और 1859 में उनको फांसी दे दी जाती है। लगभग साल भर तक जो बागी थे वो कम वसाइल रहने के बावजूद भी बरतानिया से लोहा लेते रहे। इनके पास बहुत सारे अच्छे मौसलात नहीं थे, कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन बरतानिया के पास बहुत सारे अच्छी फौजी बढ़तरी थी, उनके पास अच्छे मौसलात थे और ये लोग समझते थे कि शायद फ्रांसीसी मदद से ही ये कुचल पाएंगे। लेकिन बरतानवी फौज वहाँ से जब 29,000 लोग पहुँच जाते हैं तो ये काफ़ी अपने को मजबूत महसूस करते हैं और अवध, दिल्ली, जमुना के एरिया, ये सारे के सारे इलाके पर ये जो बरतानवी हुक्मरान हैं फतेयाब होते हैं। ये जो स्लाइड है इसमें दिल्ली पर हमले का मंजर दिखाया गया है कि दिल्ली पर हमला किस तरह हुआ और किस तरह से दिल्ली को दोबारा कैप्चर किया गया और दिल्ली पर जो कब्जा है ये किस तरह है, दूसरे स्लाइड में भी है। इस स्लाइड में दिखाया गया है कि बहादुर शाह जफर को जब दिल्ली पर बरतानी फौज को दोबारा इक़्तिदार हासिल हो जाता है, कब्जा हो जाता है, तो बहादुर शाह जफर और उनको बेटों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके फिर रंगून भेज दिया जाता है। इस स्लाइड में लखनऊ में जो लड़ाई हुई उस लड़ाई की तस्वीर दिखाई गई कि किस तरह से बरतानवी फौज और हिंदुस्तानी फौज आमने सामने हैं। इस स्लाइड में जो मकामी इत्तेहादी थे उन इत्तेहादियों की फौजें हैं। ये जो स्लाइड है इसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है उनके किले की तस्वीर है, जिसमें दिखाया गया है कि उनका किला कैसा था। और ये जो है ये पोर्ट्रेट है बहादुर शाह जफर का, जो आखिरी मुगल बादशाह थे और 1857 की बगावत के बाद इन्हें कैद करके इनके बेटों के साथ रंगून भेज दिया गया और वहीं फिर वो आखिरी सांस लेते हैं और वहीं मदफून होते हैं। ये तस्वीर रानी लक्ष्मीबाई की है, जिनकी बहादुरी के किस्से घर घर पे में मशहूर हैं, बच्चे बच्चे तक जानते हैं। ये स्लाइड तात्या टोपे का है। ये बेगम हजरत महल हैं जो अवध की थी, बेगम थी। ये नाना साहब की तस्वीर है। ये मौलवी अहमदुल्ला हैं जिन्होंने काफ़ी अहम किरदार निभाया। ये जनरल बख्त खान हैं जिन्होंने के बगावत का अलम बुलंद किया। ये खान बहादुर बरेली के हैं। ये मौलाना पीर अली हैं और पीर अली के बारे में कहा जाता है कि ये पीर अली जो है वो जल्दसाज थे और पटना के अंदर खुफिया तौर पर वो
पर्चे पॉम्फलेट को बागियों तक पहुंचाते थे कोडेड मैसेज के जरिए। इनको 4 जुलाई 1857 को इनकी गिरफ्तारी की जाती है, इनके 33 साथियों के साथ। और विलियम टेलर जो उस वक्त पटना के कमिश्नर थे, उन्होंने पीर अली को 14 लोगों के साथ फांसी दे दी। उन 14 में कुछ अहम नाम हैं: घसीटा खलीफा, गुलाम अब्बास, जुम्मन, काजिल खान, पीर बख्श, गुलाम अली, नंदुलाल, इस तरह के नाम हैं जिन्होंने कि पीर अली का साथ दिया था। और इन साथियों 14 साथियों के साथ विलियम टेलर जो पटना के कमिश्नर थे, इन्होंने इनको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया था। ये बाबू कुंवर सिंह हैं। और जैसा कि हमने जिक्र पहले किया कि शाहाबाद में एक इलाका है, बिहार के शाहाबाद में जगदीशपुर, जहाँ के ज़मींदार थे, और इन्होंने भी बगावत का अलम बुलंद किया। और इनको दानापुर जो मिलिट्री छावनी थी, वहाँ के बागियों की मदद मिली, और उनकी मदद से इन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया। गाज़ीपुर, आज़मगढ़ को इन्होंने अपना मस्कन बनाया, वहीं से लड़ाई लड़ते रहे। और इनके बारे में कहा जाता है कि अंग्रेज़ी फ़ौज इनका पीछा कर रही थी। वो नदी के सहारे नाव पे चढ़ कर के जा रहे थे। अंग्रेज़ी फ़ौज ने गोली मारी, उनके हाथ में लगी गोली और जहर फैलता जा रहा था। अपने को बचाने के लिए अपनी ही तलवार से उन्होंने अपने हाथ के टुकड़े कर दिए, अलग कर दिया, हाथ को तन से अलग कर दिया और गंगा में डाल दिया। ये बहादुरी की बहुत बड़ी मिसाल है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तारीखी आरा हाउस है। और ये आरा हाउस बिहार के शाहाबाद जो कमिश्नरी पुरानी थी, अभी मौजूदा भोजपुर ज़िला आरा है, आरा हेडक्वार्टर है। और वहाँ इस हेडक्वार्टर में ही महाराजा कॉलेज में आरा हाउस बना हुआ है। ये एक तारीखी जगह है। इस तारीखी जगह की अहमियत ये है कि 1857 की जब बगावत हुई, तो यहाँ जो ब्रिटिश अफसरान थे, वो सिख रेजिमेंट के सहारे उनकी अमान में, हिफ्ज़ अमान में, इसी बिल्डिंग में आपने पनाह ली। और वीर कुंवर सिंह की फौज और जो दानापुर से छावनी की से जो बागी फौजें थी, इन्होंने इस बिल्डिंग का, इस घर का मुहासरा कर लिया और कई दिनों तक इन्हें बंदी बनाए रखा। इनके रसद काट दिए गए, इनके पानी की सप्लाई काट दी गई। काफी लोग परेशान हो गए। आखिरकार एक दूसरी बरतानवी फौज की टुकड़ी वो आई और आकर के पे दर पे हमले हुए, और तब इनको इस मुहासरे से छुटकारा मिला और ये बरतानवी अफसरान की रिहाई मुमकिन हो पाई। इस स्लाइड में मगरूर बरतानवी अफसरान और उसके अहल खाना की तस्वीर दिखाई गई है। अगले स्लाइड में पेशावर में बागियों को कैसे फांसी दी गई उसका एक मंजर है। इस स्लाइड में सिख फौजें जो कि हुकूमत, बरतानवी हुकूमत की फरमाबरदार रही थी, वो माल गनीमत की तकसीम कर रही हैं, उसका मंजर है। ये स्लाइड एक नक्शा है। इसमें 1857 में बरतानवी जेर कंट्रोल कौन कौन से इलाके थे, इसको दिखाने की कोशिश की गई है। अगले स्लाइड में बगावत के नाकाबिल तस्खीर मराकज़, बागियों के खिलाफ बरतानवी हमले की लकीरें, ये सब दिखाने की कोशिश की गई हैं। जब बगावत हो जाती है तो बगावत के बाद क्या हुआ, इस पे भी नजर डालना जरूरी है। 1857 का जो बगावत था, उसके दो जहती नुक्ता नजर थे। एक तो था कि मिलिट्री स्ट्रेटेजी, और दूसरा के ताल्लुकदारों को भी कर दिया गया, सबमिट कर दिया गया। जो बरतानवी को हुकूमत को दोबारा अख्तियार हासिल किया गया, उसके साथ साथ
जो सूबाई रियासतें थीं उनको ये भरोसा दिलाया गया कि गोद जानशी के मामले में गोद लेने में कोई अड़चन नहीं है। अब कोई भी अगर कोई नेचुरल आयर अगर किसी का जो रियासत में जानशी अगर नहीं है तो वो रियासत किसी बच्चे को गोद ले सकती है और उसको जानशी बनाया जा सकता है। जहाँ तक ज़मींदार का ताल्लुक है, शुमाल मगरबी जो रियासतें थीं वहाँ उस खित्तों में बरतानवी हुकूमत ने बहुत सारे खित्तों को कब्जा कर लिया, ज़मीन को दोबारा बांट दिया गया। लखनऊ का जब जवाल हो जाता है, बरतानवी फतह दोबारा हासिल हो जाती है, तो जो ज़मीन पर जो प्रॉपर्टी राइट्स थे वो ख़त्म कर दिए जाते हैं। पूरे के पूरे अवध में कुछ रियासतों को छोड़ करके अवध में जो गांव में मिल्कियत थी वो अंडर प्रोप्राइटर्स हो जाते हैं, यानी ज़ेर मिल्कियत और किराएदार की हैसियत हो जाती है। चूंकि सरकार को किसानों की मुखालफत का भी सामना करना पड़ा, इसलिए सरकार ने तालुकदारों से कहा कि आप लगान की दर को कम कर दीजिए, और ये भी कहा गया कि 12 साल या उससे ज़्यादा अगर किसी को ज़ेर मिल्कियत प्रॉपर्टी राइट्स है तो उनका एनेक्सेशन इल्हाक नहीं होगा, बल्कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। जहाँ तक शहजादों की बात है तो 1857 की बगावत के बाद बरतानवी हुकूमत ने प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया 1858 एक्ट लाया गया, जिसके ज़रिए के उसमें क्लियर जाहिर कर दिया गया कि हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है बरतानिया की कि अब आगे अपने खित्तों की तोसी करें, अपने इक़्तिदार की और तोसी हम टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं करना चाहते। लॉर्ड कैनिंग ने जो वायसराय हुए उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी जो डलहौजी की थी गोद लेने वाली, इसको ख़त्म कर दिया और जो रियासतें थी उन्हें आज़ादी मिली कि वो किसी को भी गोद ले सकते थे, जानशी बना सकते थे। जो शहंशाह थे जो बगावत के वक्त वफादार बने रहे, जैसे ग्वालियर, पटियाला, रामपुर, ये जो रियासतें थी, इनको इनाम के तौर पर खित्ते भी दिए गए, इनाम के तौर पर उन्हें पैसों भी दिए गए, और साथ ही साथ ये भी क्लियर कर दिया गया कि हम तो आपके अंदरूनी मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन अगर बदइंतज़ामी हुकूमत में होती है, इंतशार पैदा होता है, तो उस हालत में हम टेम्पररी चार्ज उस रियासत का ले लेंगे। जहाँ तक फौज की बात है तो चार्ल्स वुड जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के, उसने 1861 में कैनिंग जो वायसराय थे उसको एक डिस्पैच भेजा जिसमें फौज की जो पॉलिसी थी उसको आउटलाइन किया गया। बताया गया, if one regiment mutinies, I should like to have the next regiment so alien that it would be ready to fire into it। मतलब ये हुआ कि अगर एक रेजिमेंट फौज की बगावत करती है तो एक दूसरी रेजिमेंट तैयार होनी चाहिए जो उस पर हमला कर दे। मतलब कि जो हिंदुस्तानी और बरतानवी फौज है, दोनों का रेशियो वो बराबर हो, ज्यादा से ज्यादा वफादार फौजों की शमूलियत की जाए। अवध, बिहार और मरकजी हिंदुस्तान, सेंट्रल इंडिया, वस्त हिंदुस्तान के जो लोग हैं इनको गैर जंगजू कह दिया गया और इनकी तकर्रुरी फौज में बहुत कम कर दी गई। सिख, गोरखा और पठान जो थे जिन्होंने के बगावत को कुचलने में बरतानवी हुकूमत की मदद की, उनको जंगजू कहा गया और आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर इनकी तकर्रुरी हुई फौज में। कम्युनिटी का मामला हो, जात पात का मामला हो, कबायली का मामला हो,
इलाकाई वफादारी का मामला हो, इसको बढ़ावा देने की कोशिश की गई और ये कोशिश की गई कि आइंदा इस तरह की जो सॉलिडरिटी है, यकजहती है, वो जो कि 1857 के बगावत के वक्त देखने को मिली, ये फिर दोबारा पनप करके सामने नहीं आ जाए। ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ द रिवोल्ट, बगावत के बाद बरतानी पॉलिसी हुई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो पास हुआ, उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो तजारती कंपनी बनी थी हिंदुस्तान के अंदर, इसे सियासी अख्तियारात हासिल हो गए थे और इस अख्तियार को इस एक्ट के जरिए खत्म कर दिया गया। अब हिंदुस्तान की हुकूमत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बल्कि ब्रिटिश क्राउन के जरिए डायरेक्ट हुकूमत करने की बात कही गई। इसके अलावा ये भी कहा गया कि 2 जनवरी 1859 तक जो बागी हथियार डाल देंगे उनको माफ कर दिया जाएगा, सिर्फ उनको छोड़ करके जिनका हाथ यूरोपियन के ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के मर्डर में है। ये भी कहा गया कि जो हिंदुस्तानी जो ऑफिसेज हैं, उनकी सर्विसेज हैं, वो सबके लिए खोल दी जाएं और हिंदुस्तान की जो रिवायात हैं इसको अहमियत दी जाए, इसको रिगार्ड दिया जाए। बरतानिया ने भी कोशिश की कि मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसी अपनाया जाए, इसलिए कि ये जो बगावत हुई और जब ऐलान किया गया कि बहादुर शाह जफर शहंशाह हिंदुस्तान होंगे, तो इसमें इन लोगों को मुस्लिम प्लॉट की बू आने लगी। इस तरह से हमने देखा कि जिस हिंदुस्तान पर बरतानवी नवाबादियात कायम हुई, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ बक्सर की जंग 1764, इसके जरिए अभी बंगाल की दीवानी मिलती है, सियासी इक़्तिदार कायम होता है और इस सियासी इक़्तिदार के बाद लगभग 100 साल के अंदर बरतानवी पॉलिसी इस तरह रहती है कि इसके जरिए अवाम के अंदर, फौज के अंदर बगावत की चिंगारी फैलने लगती है और लोग ये कोशिश करते हैं कि एक मुतबादिल हुकूमत हिंदुस्तान में कायम हो। चूंकि इस्तेहसाल लोगों का, चाहे सिविल लोग हो, किसान हो, आम आदमी हो, चाहे फौजी हो, हर जगह इनका इस्तेहसाल किया जा रहा था, इनको सप्रेस करने की कोशिश की जा रही थी। हर जगह नस्ली इम्तियाज, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा था। हर जगह हिंदुस्तानियों को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही थी। अदलिया भी इनका साथ नहीं दे रही थी। अगर कोई शिकायत बरतानवी अफसरान का कोई किसान करना चाहे तो अदालत के चक्कर लगाते लगाते उसके जूते घिस जाते थे, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिलता था। ये सारे हालात ऐसे होते चले गए जिसने कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसी फजा तैयार की, ऐसा माहौल तैयार किया कि फौजी और आम इंसान सभी बरतानवी हुकूमत से बेजार होने लगे और वो एक मौके की तलाश में रहने लगे कि कैसे कोई एक मौका आए और उस मौके में के तहत हम इस इस्तेहसाली निज़ाम को, इस बरतानवी निज़ामी हुकूमत को उखाड़ फेंकें और एक मुतबादिल हुकूमत कायम करें। तो यही चीज़ें हमें 1857 की बगावत में देखने को मिलती हैं। यही हालात ऐसे पैदा हुए और शुरुआत, इसमें शक नहीं कि फौजियों ने की, लेकिन जब एक बार शुरुआत हो गई, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हो गई, मुखालफत होने लगी और जब ये फौजी दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने लगे तो आम आदमी थे
जो आसपास के गांव के रहने वाले थे, जमीन जो कल्टीवेटर्स थे, काश्तकार थे, जो बदहाल किसान थे, सबका साथ इन्हें मिलना शुरू हुआ। और यही वजह थी कि बागियों को हर मुकाम पर कामयाबी मिलती चली गई। ये और बात है कि बाद के वक्त में पलटा खाया, और जब बरतानवी फौज लंदन से फिर लगभग 29,000 आ जाती है, इन्हें मदद मिल जाती है, और मदद मिलने के बाद ये इस काबिल होते हैं फौजी बरतरी में कि इस बगावत को दबा दिया जाता है, बगावत नाकाम हो जाती है। तो नाकाम होने की एक बड़ी वजह ये हुई कि फौजी बरतरी इनकी। दूसरी जो थी कि हिंदुस्तान की बहुत सारी रियासतें हमने देखा कि इंदौर है, पटियाला है, ग्वालियर है, इन सारे कुछ जो देसी रियासतें थी ये भी वफादार बनी रहीं। सिख रेजिमेंट थे, ये भी वफादार बनी रहीं। तो इन सारे लोगों का जो हिंदुस्तानी थे, इसके बावजूद बरतानवी हुकूमत को इनका साथ मिला। तो ये जो फौजी बगावत थी, इससे को कुचलने में इनको काफ़ी मदद मिली। तो खुलासा ये कह सकते हैं कि बगावत का बुनियादी इलाका जो था नर्मदा के शुमाल में वाक़ था। गंगा के नीचे बगावत के फैलाव में जो फैला हुआ, उसमें एक तरतीब, एक पैटर्न वो हमें देखने को मिलती है। देयर वाज अ पैटर्न इन द डिफ्यूजन ऑफ रिवोल्ट डाउन द गंजेस। इसके अलावा फौज और अवाम में जो बगावत हुई, उसमें भी एक तरतीब, एक पैटर्न ऑफ रिवोल्ट वो भी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जब बाग़ियों ने इक़्तिदार संभाला तो सब तरफ अफरा तफरी का माहौल नहीं था, बल्कि अमन चैन भी था, और एक ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल भी देने की कोशिश की गई। ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट भी हुए, बागी इदारे भी को भी तश्कील की गई, और अंग्रेज़ों को बगावत को दबाने में यही वजह है कि लगभग 1 साल का वक्त लगा। तुरंत नहीं दबा पाए, काफ़ी कोशिशें इन्हें करनी पड़ी। इन्हें बहुत सारे वसाइल इंतज़ाम करना पड़े। जो मकामी हुक्मरान थे उनका सपोर्ट इन्हें लेना पड़ा। और ये वाक़यात न सिर्फ इस वजह से हमें 1857 के कि वो अजनबी हुक्मरानी के ख़िलाफ़ अवामी जज्बात के एक्सप्लॉयटेशन की नुमाइंदगी करते थे, बल्कि इस वजह से भी कि उन्होंने मुल्क में पैदा होने वाली बहुत सी तब्दीलियाँ पैदा की। और ये तब्दीलियाँ न सिर्फ पॉलिसी साजी और सियासी ढांचे से मुताल्लिक़ हैं, बल्कि बरतानवी हुक्मरानी, उसकी नवैयत, उनके हवाले से मकबूल अक़ायद, उनके नज़रियात और उस रवैया से भी मुख्तलिफ हैं। और ये जो बरतानवी हुक्मरानी थी, जिसको कि एक ज़माने में इनविसिबिलिटी और ब्रिटिश रूल कहा जाता था, कि बरतानवी हुकूमत हिंदुस्तान में नाकाबिल तस्खीर है। तो बरतानवी हुक्मरानी की नाकाबिल तस्खीरियत एक बार हमेशा के लिए बिखर जाती है, और अजनबी हुक्मरानी के खिलाफ और एक मुनज़्ज़म और तवील जद्दोजहद का मरहला तय हुआ। इससे कौमी तहरीक का आगाज़ हुआ, जिसने बिलाखिर गैर मुल्की कवानीन का खात्मा किया और 1947 में मुल्क की आज़ादी हासिल की। तो ये आप जानते हैं कि ये 1857 की जो बगावत है, ये एक मील का पत्थर साबित हुआ हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में। चूँकि जो कौमी तहरीक शुरू हुई, इस तहरीक में को ये थमने वाली नहीं थी। चिंगारी, बगावत की चिंगारी दबा दी गई, लेकिन राख के अंदर भी चिंगारी, अगर चिंगारी दबी हुई हो, वो धीरे धीरे सुलगती जाती है। यही हाल हिंदुस्तानियों के दिलों के अंदर भी हुआ। ये बगावत की चिंगारी थी, वो फौरी तौर पर जरूर दबा दी गई, लेकिन ये चिंगारी धीरे धीरे दबी रही और वक्त आता चला गया, और एक मुनज़्ज़म तहरीक की शक्ल में जब 1885 में कांग्रेस की तश्कील होती है, और उस तश्कील के बाद वो धीरे धीरे उस एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन तश्कील पाती है, और कांग्रेस की क़यादत में फिर जंग आज़ादी की एक तहरीक शुरू होती है, और जिसके अलग अलग मराकिज़ हैं, अलग अलग ये आप स्टेजेस आते हैं। उस स्टेज से गुजरने के बाद 1947 जब आता है, तो हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद होता है। तो ये आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली,
बल्कि इस आज़ादी को हासिल करने में काफ़ी मुद्दतें लगी, काफ़ी वक्त लगा और लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई। और इसी कड़ी में एक वाक़या था 1857 की बगावत। तो हम आज का लेक्चर इसी पर ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।